मेरा नाम प्रीति है। आज मैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने जा रही थी। मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने बताया था कि अपने बेटे की शादी मेरी भांजी से कर दो। मेरी भांजी दिखने में बहुत सुंदर है। मैं तैयार हो रही थी। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा था। मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ था। मेरी शादी 23 साल पहले एक स्कूल टीचर से हुई थी। स्कूल टीचर मेरे पति थे और हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे ही हम लोगों ने अपने अपने घर अलग अलग बना लिए। मेरा पूरा परिवार भोपाल शिफ्ट हो गया था और फिर यहीं हम लोगों ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला किया। मेरे पति की नौकरी शुरू से ही अच्छी थी, वो अच्छा कमाते थे, इसीलिए बच्चों को भी हमने अच्छी शिक्षा दी थी। मेरा बेटा अब जवान हो चुका था, उसकी उम्र 22 साल हो गई थी। उससे छोटी मेरी दोनों बेटियां थीं, ईशा और रीना। वो दोनों भी जवान हो गई थी। सबसे छोटी बेटी ईशा थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी रीना ज्यादा पढ़ नहीं सकी थी क्योंकि उसे पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए वो घर में रहकर घर के सारे कामकाज संभालती थी। हम दोनों पति पत्नी में एक बहुत बड़ी कमी थी। हम लोगों ने अपने बेटे को बेटियों से ज्यादा समझा था। हालांकि मेरी बेटियां बहुत अच्छी थीं, कभी उन्होंने इस बात पर शिकवा गिला नहीं किया था कि हम उन दोनों के सामने उनके बड़े भाई को ज्यादा अहमियत देते हैं। वो दोनों हमारी ही तरह अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। मेरा बेटा बैंक में नौकरी करता था। अभी हाल फिलहाल में ही उसकी नौकरी लगी थी। हम सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो भी अच्छा कमाने लगा था। शुरू से ही हमने अपने बेटे को बहुत छूट दी थी। जो उसका मन करता वो वैसा ही किया करता था। हालांकि बेटियों पर मैंने हमेशा रोक टोक लगाई थी। मेरे पति तो बेटियों को बहुत प्यार करते थे, मगर मैं हमेशा अपनी बेटियों को डांटती रहती थी, घर से फालतू नहीं निकलने देती थी। उनको यही समझाया करती थी कि घर में ही रहा करो। मेरी छोटी बेटी को मैं खुद उसके कॉलेज छोड़ने जाती थी। रीना की तो कोई सहेली ही नहीं थी, मगर ईशा की बहुत सारी सहेलियां थीं। मैंने अपनी बेटी को कभी मोबाइल भी नहीं दिया था, जबकि मेरा बेटा महंगी से महंगा मोबाइल लाता रहता था और उसको पैसे हम दोनों पति पत्नी ही दिया करते थे। हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि हमारा एक ही तो बेटा है और यही बेटा आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ था, इसलिए कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम लोग खुद पर घमंड करते थे कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पति अपने सारे बहन भाइयों में अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर समझते थे और हमारे नीचे हमारे सारे रिश्तेदार गरीब थे, इसीलिए हम अपने रिश्तेदारों से कम ही मेल जोल रखते थे। अब तो मेरे बेटे की भी अच्छी नौकरी लग गई थी, इसीलिए हम दोनों पति पत्नी के दिमाग आसमान पर पहुंच गए थे। मेरा बेटा बिल्कुल अपने माता पिता पर गया था, मगर मेरी बेटियां बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़कियां थीं। मैं जितना चाहे अपने बेटे को लाड प्यार करती, मेरी बेटियां कभी अपने भाई की बराबरी करने की कोशिश नहीं करती थीं। मैं अपनी बेटियों को जिस काम के लिए मना करती, वो उस काम को दोबारा कभी करने की कोशिश ही नहीं करती थी। एक बार मेरी छोटी बेटी ईशा मेरी इजाजत के बिना अपनी सहेली के घर बर्थडे पार्टी में चली गई थी। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया था। मेरे पति ने भी ईशा को बहुत बुरा भला कहा था, मगर फिर बाद में मेरी बेटी ने माफी मांग ली थी और उसके बाद कभी उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने माँ बाप की मर्जी के बिना कोई भी गलत कदम उठा सके। रीना हम दोनों से बहुत डरती थी। वो बेचारी तो घर की रसोई तक ही सीमित होकर रह गई थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। हमारा बेटा हमेशा अपनी मनमानी करता था। ये सब कुछ हमें बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। मेरा और मेरा पति का मानना था कि हमारा बेटा जो करता है वो सही करता है। लड़कों की जिंदगी तो वैसे भी ऐसे ही होती है। लड़के जो चाहें, जैसा चाहें, जिस समय पर चाहें कर सकते हैं। इसीलिए मेरा बेटा जो करता था उसमें हम दोनों पति पत्नी मिलकर उसे बढ़ावा दिया करते थे। पड़ोस वाली भाभी जी ने मुझे जो रिश्ता बताया था, मैं उस लड़की को देखने अपनी बेटियों के साथ घर से निकल पड़ी थी। मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि उसका किसी लड़की पर दिल आ जाए। वो भले ही आज के ज़माने का लड़का है, मगर आज के समय में सच्ची मोहब्बत भला किसको होती है। लड़के लड़कियां आपस में टाइम पास करने के लिए ही बातें करते हैं। मैंने भी कई बार देखा था कि मेरा बेटा फ़ोन पर लड़कियों से बातें किया करता था। मेरी बेटियों का कहना था कि भैया जिन लड़कियों से फ़ोन पर बातें करते हैं, अक्सर वो उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं। मैंने अपनी बेटियों से कहा था कि क्या तुम लोग अपने भाई की बातों पर कान लगाती हो? अगर वो किसी से बात करता है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है?
मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया था कि मेरे बेटे के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो, अपने काम पर ध्यान लगाया करो। तभी से मेरी बेटियों ने अपने भाई की शिकायतें करनी मुझसे बंद कर दी थी, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपने भाई की कोई भी बात मुझे या अपने पापा को बताएंगी तो हम लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ पड़ोस वाली सुमन भाभी की भांजी को देखने के लिए घर से निकल पड़े थे। उस दिन मेरे पति अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे, उनको हमारे साथ जाने का समय नहीं था। हम लोग जैसे ही वहां गए तो लड़की वालों का रहन सहन हमें बहुत अच्छा लगा था। लड़की जब हमारे सामने चाय लेकर आई तो वो भी हमें बहुत पसंद आई थी। हमने सुमन भाभी का शुक्रिया अदा किया था कि वो हमें इतने अच्छे लोगों के घर लेकर आई थी। लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई थी। मैंने ईशा और रीना से भी पूछा था तुम्हें तुम्हारी होने वाली भाभी कैसी लगी, मगर उन दोनों को ही लड़की पसंद नहीं आई थी। मैंने लड़की वालों से कह दिया था कि आप लोग एक बार हमारे घर आकर हमारा घर बार देख लीजिए और हमारे बेटे से भी मिल लीजिए। मुझे लड़की बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने घर आकर अपने बेटे रवि के सामने और अपने पति के सामने लड़की की बहुत ही तारीफ की थी। रवि को पता चला कि मैं उसके लिए लड़की देखने गई थी तो वो इस बात पर बहुत नाराज हो रहा था। उसका कहना था कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, मगर उसके पापा ने कहा कि बेटा अभी हम तुम्हारा सिर्फ रिश्ता तय करना चाहते हैं। शादी में अभी हम लोग 2 साल का समय लेंगे, उसके बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, 2 साल बाद शादी नहीं होगी, फिर बेटियों की भी तो शादी करनी है, इस तरह तो उनकी उम्र निकल जाएगी। रवि कहने लगा अगर आप इन दोनों बहनों की शादी करना चाहती हो तो कर सकती हो, मेरी शादी बाद में भी होती रहेगी। मैं लड़की का फोटो लेकर आ गई थी। मैंने फोटो रवि को और उसके पापा को दिखाया। रवि ने तो फोटो देखने से साफ इनकार कर दिया था। अभी हम सब लोग आपस में बैठे हुए बातें ही कर रहे थे जब मेरी बड़ी बेटी रीना कहने लगी मम्मी आपको लड़की उम्र में बड़ी नहीं लगी थी? लड़की तो भैया से उम्र में काफी बड़ी है और मुझे तो उसका चाल चलन भी ठीक नहीं लगा था। मैंने कहा तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे तो लड़की में कोई खराबी नजर नहीं आई। लड़की सुंदर है, सुशील है। क्या पहली नजर में देखते ही तुमने उसके चाल चलन का अंदाजा लगा लिया? मैंने जब ऐसा कहा तो दोनों बेटियां खामोश हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी के ज्यादा समझाने पर बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरे लिए मेरे बेटे की मर्जी जानना और उसको मानना भी बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने अपनी बेटियों की रवि के रिश्ते के बीच में एक भी न चलने दी थी। मेरे बेटे का रिश्ता तो तय हो गया था। लड़की वाले हमारे घर आ गए थे, उन्होंने रवि को पसंद कर लिया था। सारे रिश्तेदारों से मैंने कह दिया था कि मेरी होने वाली बहू बहुत सुंदर है। सबसे ज्यादा अहम बात तो ये थी कि लड़की के मायके वाले बहुत अमीर लोग थे। मेरे बेटे का रिश्ता तो पक्का हो चुका था। हम लोग बहुत खुश थे। कहीं न कहीं मेरी बेटियों का चेहरा उदास था। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। बेटे के ज्यादा जिद करने पर ससुराल वालों से हमने बात की थी और उनसे कहा था कि हम शादी 2 साल के बाद करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी बेटी रीना का रिश्ता आ गया। लड़का बहुत अच्छा और शरीफ था। मेरे पति ने कहा कि हमें रीना की शादी कर देनी चाहिए। रीना से इस बारे में बातचीत की तो उसने कहा कि मैं पहले अपनी भाभी के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। आप लोग मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मगर हम में से किसी ने भी उसकी एक न सुनी और उसका रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ ही तय कर दिया। लड़के वालों का कहना था कि वो रीना को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने जल्दी ही रीना की शादी कर दी थी। अब घर में मेरी छोटी बेटी ईशा बची थी। ईशा ज्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी, इसलिए वो घर का कोई काम नहीं करती थी। रीना के जाने के बाद मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब से मेरी बेटियां जवान हुई थी मैं कोई काम नहीं करती थी। लेकिन अब रीना की शादी के बाद मुझे घर के काम करने पड़ रहे थे। मेरी बेटी के होते हुए हमने कभी नौकरानी नहीं रखी थी, लेकिन उसके जाने के बाद नौकरानी रखना मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। मेरे पति ने जिस नौकरानी से बात की थी वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वो जब हमारे घर काम करने के लिए आई तो मैं उस पर रोक टोक करती रहती थी। वो काम करने में बहुत सुस्तीली थी, मगर सारा काम बहुत सफाई और अच्छे तरीके से करती थी। भले ही वो काम देर से करती थी, लेकिन ठीक तरह से किया करती थी, इसलिए मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल रही थी। लेकिन जब भी वो काम में देर करती मैं उसे ढेर सारी बातें सुनाया करती थी। ये सब मेरी बेटी को पसंद नहीं था। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे कहा, माँ आप शालू दीदी पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करती हो। वो आपकी डांट से चोरी चुपके रोती है और मुझसे कहती है कि मुझे नौकरी से मत निकालना, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप बात बात पर उसे डांट देती हो, बार बार उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती रहती हो। वो बहुत डर गई है।
मैंने इस बात पर अपनी बेटी को डांट दिया और कहा कि अगर वो काम गलत करेगी तो मैं उसे निकालकर कोई दूसरी नौकरानी रख लूंगी। उससे कहो अपने अंदर फुर्ती लेकर आए और हर काम फुर्ती से किया करे। कुछ दिन गुजर गए थे। शालू अपने अंदर फुर्ती लेकर आ गई थी। सारे काम वो बहुत अच्छे से कर रही थी। अब मेरा ध्यान उसकी डांट डपट से भी हट गया था और अब मैं बस अपने बेटे की शादी के सपने देखती रहती थी। बस मुझे यही रहता था कि मैं अपने बेटे की शादी पर ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। रीना की शादी को 3 महीने गुजर गए थे। नौकरानी रख लेने से मुझे उसकी कमी अब ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। मैं ना जाने कैसी माँ बन गई थी जिसे हमेशा अपना बेटा ही नजर आता था। बेटी की शादी कर दी थी फिर भी कभी उसे बुलाया नहीं था। एक दिन मेरी बेटी खुद ही घर आ गई थी। उसने जब घर में नौकरानी को काम करते हुए देखा तो उसने कहा कि अच्छा हुआ मम्मी आपने नौकरानी रख ली है, ये लड़की बहुत अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से घर के काम कर रही है। मैंने कहा अच्छा, उसकी ज्यादा तारीफ मत करो, पैसे लेगी तो काम भी अच्छा ही करेगी ना। मैंने शालू के साथ अपना इतना खराब बिहेवियर रखा हुआ था कि वो बेचारी बस रो रो कर काम करती रहती थी। मैं चाहती थी कि वो किसी दिन नौकरी छोड़कर चली जाए तो मैं कोई दूसरी नौकरानी रख लूं, मगर वो तो नौकरी छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान रवि ने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। उसकी नौकरी छोड़ने पर हम लोग हैरान रह गए थे। उसके पापा ने उससे बात की थी, कहा था कि बेटा तुमने बैंक की नौकरी क्यों छोड़ दी है, तुम्हें पता है ना कि ये नौकरी तुम्हें कितनी मुश्किल से मिली थी। उसने कहा पापा मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे एक नई नौकरी मिली है जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस घर से ऑनलाइन वर्क करना है। मेरा बेटा अब ज्यादातर घर पर ही रहता था और लैपटॉप के आगे ना जाने क्या करता रहता था। वो सारा सारा दिन घर में ही रहता था। मैंने देखा था कि कई बार रवि शालू को काम करते हुए बड़ी गौर गौर से देखता था। उसकी इस आदत पर मैंने उसे कई बार इग्नोर किया था। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि वो नौकरानी को इस तरह से देखता था। एक दिन मेरे पास ईशा आई और कहने लगी मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। तो वो बोली कि मैंने कई बार नोटिस किया है भैया शालू दीदी को बड़े गौर गौर से देखते हैं। शालू दीदी उनको देखकर बहुत घबरा जाती हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे तुम्हारे भैया का इस तरह से यूं देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने भाई से कहा करो कि वो मुझसे दूर रहा करे। मैं जब भी उनके कमरे में सफाई करने के लिए जाती हूँ वो मेरे नजदीक आने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये सब तुमसे किसने कहा। ईशा कहने लगी शालू दीदी ने बताया है और मैंने भी अपनी आंखों से कई बार देखा भैया को उनके नजदीक जाते हुए। वो बेचारी तो भैया से डरी सहमी सी रहती हैं। मैंने कहा खामोश रहो, ज्यादा उसकी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे घर की नौकरानी है और हमेशा नौकरानी ही रहेगी। मेरी बेटी खामोश हो गई थी। मैंने कहा उसको समझा देना ज्यादा तुम्हारे साथ फ्रेंडली ना हुआ करे, बस अपने काम पर ही ध्यान दिया करे। घर का माहौल अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे बेटे के ससुराल वालों की तरफ से खबर आई थी वो लोग बच्चों की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। मुझे भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। हम लोगों ने सोच लिया था कि हम सगाई कर देते हैं। मेरे पति ने भी सगाई के सारे इंतजाम देख लिए थे। मैं अपने बेटे की एंगेजमेंट की शॉपिंग में लगी हुई थी, इसलिए मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं मिल रही थी। बेटियों को तो वैसे भी मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं लेकर जाती थी, ज्यादातर ईशा घर में ही होती थी। मैं अपने पति के साथ ही सारी शॉपिंग कर रही थी। एक दिन मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में एक अजीब सा हंगामा हो रहा था। शालू दहाड़ दहाड़ कर रो रही थी। मेरे पति कहने लगे क्या हुआ है। हम लोग घबराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए तो शालू के बराबर में ही मेरी बेटी बैठी हुई थी और उसे तसल्ली देकर चुप करवा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है, किस बात का रोना धोना लगाया हुआ है। ईशा दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहने लगी मम्मी भैया ने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया है, बताओ भी तो सही। ईशा फिर से रोते हुए कहने लगी मम्मी भैया ने शालू दीदी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैंने ईशा को चौंक कर देखा। मैंने कहा तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। मैं शालू के पास गई। मैंने उससे कहा क्या हुआ है तुम बताओ मुझे। मेरी बेटी अपने पापा के पास चली गई थी और उनको बता रही थी। इतने में ही मैं शालू से पूछने लगी तो शालू ने मुझे बताया कि काफी दिनों से आपका बेटा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, मगर मैंने उन्हें कई बार धमकी दी है कि मैं आपकी शिकायत आपके माता पिता से कर दूंगी। लेकिन आज रवि जी को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। रवि घर में मौजूद नहीं था। मैंने कहा तुमसे किसने कहा कि घर में कोई मौजूद नहीं है, ईशा तो घर में ही थी। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
तभी ईशा मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी, भैया को लगता था कि मैं भी आपके साथ मार्केट गई हुई हूँ। मैं तो अपने कमरे में बैठी आराम से पढ़ाई कर रही थी। जब मुझे शालू दीदी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। मैंने देखा कि शालू दीदी के चीखने की आवाज़ भैया के कमरे से आ रही थी। भैया ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैं काफ़ी देर तक कमरे का दरवाज़ा बजाती रही, मगर भैया ने मेरी एक न सुनी और कमरे से लगातार शालू दीदी के रोने की आवाज़ आती रही थी। काफ़ी देर तक मैं दरवाजे पर ही खड़ी परेशान होती रही। थोड़ी देर बाद झट से दरवाज़ा खुला और भैया कमरे से बाहर निकलकर चले गए थे। मैं जैसे ही भैया के कमरे के अंदर गई तो शालू दीदी बड़ी बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें खामोश करवाया। उनकी हालत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने जब ईशा को गौर से देखा तो वो कहने लगी, मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस सब का चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक जोरदार थप्पड़ ईशा के मुंह पर मार दिया था। मैंने कहा, खामोश रहो, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो। तुम अपने भाई को गुनाहगार बता रही हो। अरे मुझे तो ये लड़की ही ठीक नहीं लगती। मैं रोती हुई शालू के पास गई और मैंने उसका बाजू पकड़कर जोर से झटका। मैंने कहा, ये लड़की मुझे शुरू दिन से ही ठीक नहीं लग रही। अरे इस जैसी लड़कियां अमीर घर के लड़कों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तुम इसकी चालाकी नहीं जानती। ये तुम्हारे भाई को इस इल्जाम में फंसाकर इस घर की बहू बनना चाहती है। मेरी बेटे की आंखों में आंसू आ गए थे। उधर शालू बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि मैं सच कह रही हूँ, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप एक औरत हैं, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं। मेरे पति एक तरफ खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। मैंने अपने पति से कहा, अरे आप ये सब क्या देख रहे हो? अभी और इसी समय पुलिस को फोन लगाओ। मैं इस घटिया लड़की को पुलिस के हवाले कर देती हूँ। मेरे पति ने कहा कि खामोश हो जाओ, इस लड़की को ही नौकरी से निकाल दो। पुलिस को बुलाकर यहाँ हंगामा करने की क्या जरूरत है? मेरी बेटी जल्दी से अपने पापा के पास गई और कहने लगी, पापा, आप ये क्या कह रहे हो? आप लोग इस बेचारी मासूम लड़की के साथ गलत कर रहे हो। शालू गरीब लड़की थी और इस जैसी गरीब लड़की के लिए अपनी इज्जत का खराब होना बहुत बड़ी बात थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर फिर भी मैंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और कहा था कि आगे से मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ तुम दिखाई दी तो अच्छा नहीं होगा। मैं उसको अपने घर में ऐसी हालत में काम पर रखने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे का रिश्ता हो चुका था, उसकी एंगेजमेंट होने जा रही थी और कुछ समय के बाद ही उसकी शादी थी। ये लड़की अगर ज्यादा दिन तक मेरे घर में रहती तो मेरे बेटे पर और ज्यादा इल्जाम लगा सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे ने उसके साथ कुछ गलत किया था या नहीं, क्योंकि अगर ये सब कुछ सच भी था तो मैं अपने बेटे को ही बचाती। रात तक रवि घर नहीं आया था। उसके पापा बार बार उसे फोन लगा रहे थे। मेरी बेटी को शालू का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। मैं अगर उसके कमरे में जाती तो वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि आपने शालू के साथ अच्छा नहीं किया। फिलहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शालू की याद उसके दिल से निकल गई थी। मेरे बेटे की एंगेजमेंट बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद से ही हमारे घर में पैसों की बारिश होने लगी थी। मेरा बेटा जो ऑनलाइन काम करता था, उससे वो ढेर सारे पैसे कमाने लगा था। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारा बेटा दिन ब दिन कामयाब होता जा रहा है। शालू से रिलेटेड मैंने कोई भी बात रवि से नहीं की थी। मैंने देखा था कि ईशा अपने भाई से कोई बात नहीं करती थी और अपने भाई के घर में होने से वो खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। मुझे लगता था कि मेरी बेटी पागल हो गई है, तभी तो वो ऐसी वैसी हरकतें कर रही है। उसने ये बात अपनी बड़ी बहन को भी बता दी थी, जिस पर रीना एक दिन हमारे घर आई और उसने रवि से बात की थी। रवि से कहा था कि भैया, आपने उस नौकरानी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर मेरा बेटा अपनी बहन पर भड़क उठा था और उसने कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वो ही लड़की मेरे पीछे पड़ी रहती थी। मैंने उन तीनों भाई बहन को ये बात करते हुए देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी दोनों बेटियों पर कस के डांट लगाई थी। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि ये तुम्हारा सगा भाई है और वो नौकरानी सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी थी। तुम लोग उसकी बात पर यकीन करके अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हो। उस दिन मेरी छोटी बेटी ईशा ने कहा था कि माँ, आपने हमेशा भैया की गलतियों को बढ़ावा दिया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप भैया की गलतियों की वजह से बहुत पछताओगी और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने दोनों ही बेटियों पर बहुत गुस्सा किया था। उस दिन के बाद रीना ने तो घर आना छोड़ दिया था।
जबकि ईशा घर में ही किसी से बातचीत नहीं करती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मेरे लिए तो बस मेरा बेटा ही सब कुछ था। इन दिनों वैसे भी वो ज्यादा पैसे कमा रहा था, इसलिए और ज्यादा हम दोनों पति पत्नी उसकी हमदर्दी किया करते थे। शालू के जाने के बाद मैंने दूसरी नौकरानी रख ली थी, लेकिन इस बार जो नौकरानी रखी थी वो कोई जवान लड़की नहीं थी, बल्कि 4-5 बच्चों की माँ थी। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा था। मेरे बेटे की शादी का समय भी आ चुका था, क्योंकि 2 साल देखते ही देखते पूरे हो गए थे। मेरे बेटे की शादी खूब धूमधाम से हुई थी। हमने उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे अपने बेटे की पत्नी से बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने उन दोनों पति पत्नी के अंदर बदलाव देखने शुरू कर दिए थे। मेरा बेटा अपने सारे पैसे अपने पास रखने लगा था। हम दोनों पति पत्नी को तो कुछ देता ही नहीं था। उसकी शादी में काफी सारा खर्चा हुआ था, उसका भी हिसाब उसने नहीं दिया था। उसकी शादी में जितना भी खर्च आया था वो सभी मेरे पति ने ही पूरा किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरी बहू सोनिया भी अपने रंग दिखाने लगी थी। उसे ईशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो छोटी छोटी बात पर ईशा को रोक टोक करती रहती थी। ईशा अपनी भाभी से इतनी तंग आ गई थी कि उसने कभी मुझसे या अपने पापा से या अपने भाई या भाभी की कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो अपने भाई की शिकायत मेरे पास लेकर आ चुकी थी, जिस पर मैंने और मेरे पति ने उल्टा उसे ही डांट दिया था। इसलिए अब मेरी बेटियां अपने भाई भाभी की कोई बात हमसे नहीं कहती थी। ईशा की पढ़ाई तो फाइनल हो चुकी थी। मेरे पति का कहना था कि मैं जल्द से जल्द ईशा की भी शादी कर दूंगा। ईशा के लिए हमने रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन सोनिया मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी पापा, आप लोग ईशा के रिश्ते के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी शादी मेरे भाई के साथ करवा दीजिए। वो रवि को तो पहले ही तैयार कर चुकी थी, इसलिए रवि भी हम लोगों से यही कह रहा था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ईशा की शादी सोनिया के भाई के साथ हो जाए। हमारी ईशा वहाँ बहुत खुश रहेगी। सोनिया का भाई आशीष दुबई में नौकरी करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। सोनिया हमेशा अपने भाई की तारीफ करती रहती थी, इसलिए हमने सोचा कि हमारी ईशा के तो भाग जाग जाएंगे, हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। हमने यही सब सोचकर ईशा का रिश्ता सोनिया के भाई के साथ तय कर दिया था। जिस तरह हम दोनों पति पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी की मर्जी नहीं जानना चाही थी, उसी तरह हमने अपनी छोटी बेटी से भी कुछ नहीं कहा था, बस उसकी खामोशी से शादी कर दी थी। मेरी बेटी बहुत अच्छी और समझदार थी। उसने वैसा ही किया जैसा हम लोग चाहते थे। मेरी बेटी भी शादी करके इस घर से जा चुकी थी। अब सिर्फ बहू बेटे ही घर में बचे थे। शादी के बाद काफी समय हो गया था। मेरे पति ही अपनी सैलरी से घर चला रहे थे। रवि ने काफी दिनों से पैसे नहीं दिए थे। जब भी मेरे पति कहते कि रवि से पैसे लिया करो, मैं अपने बेटे से पैसे मांगती तो वो फौरन इनकार कर दिया करता था। कहता था कि मम्मी, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने अपने पति से कहा था कि आपको कुछ दिन खामोश रहना चाहिए, अभी उसकी नई नई शादी हुई है। मेरे पति कहने लगे कि नई नई शादी हुई है तो तुम्हारे बेटे ने शादी में कोई पैसा नहीं लगाया, उसकी पूरी शादी मैंने ही की है। मैंने कहा, जब बेटा ढेर सारे पैसे कमाकर लाया करता था तो वो भी तो आपको ही लाकर दिया करता था, आपको उसके पैसे संभाल कर रखना चाहिए थे। मेरे पति मेरी इस बात पर खामोश हो जाते थे, लेकिन अब काफी समय हो गया था। रवि और उसकी पत्नी के तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। दोनों पति पत्नी अपने सारे शौक पूरे करते थे। जिस दिन से उसकी पत्नी घर में आई थी, तभी से वो अपने माँ बाप पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। हमारे घर में जो नौकरानी काम करती थी, रवि की पत्नी ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया था। उसने कहा था कि मम्मी जी, मुझे नौकरानी के हाथ का खाना पसंद नहीं है, अब घर के काम आप किया करो। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने कहा, बेटा मैं घर में काम कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहने लगी कि जी, आपको ही घर के सारे काम करने होंगे, क्योंकि मेरे पति के पैसे इतने फिजूल के नहीं है कि वो नौकरानी को भी पैसे दिया करे। मैंने कहा, इस घर में जितने पैसे तुम्हारा पति कमाता है उतने ही पैसे मेरा पति भी कमाता है। तो वो कहने लगी कि आपको शायद याद नहीं है कि आपके पति ने 2 दिन पहले नौकरी छोड़ दी है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तो वो कहने लगी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पापा जी से जाकर पूछ सकती हैं। मैं इस समय कमरे में आई और मैंने अपने पति से पूछा, क्या आपने नौकरी छोड़ दी है? तो वो कहने लगे कि हाँ, मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि बच्चों को पढ़ाता रहूं।
वैसे भी स्कूल में अब नया स्टाफ आ गया है। मैंने कहा, अभी आपको कुछ दिन तो और नौकरी करनी चाहिए थी। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। अब अपने बेटे से कहो कि खुद इस घर को चलाएगा। मेरे पति की नौकरी नहीं थी। तभी तो उसकी पत्नी इतना उछलकर बोल रही थी। बस उस दिन के बाद से ही हमारे बुरे दिन आने शुरू हो गए थे। मुझे अपनी बेटियों के सामने का समय याद आता था जब मेरी बेटियां मेरे लाख डांटने के बावजूद भी किसी बात का ना तो बुरा मानती थी और ना ही कभी पलटकर मुझे जवाब दिया करती थी। बहू तो ऐसी थी कि उससे अगर छोटी सी बात भी कर लिया करते थे तो वो फौरन ही अपने पति से शिकायत लगा दिया करती थी। अब तो मेरी दोनों बेटियों ने अपने मायके आना पूरी तरह से बंद कर दिया था। बेटा भी हमारे हाथ से निकल चुका था। वो हमारी कोई बात नहीं सुनता था। मुझे अपने बेटे और बहू के बदलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमने सारी जिंदगी अपने बेटे से बहुत प्यार किया था और आज जब उसकी शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी के जैसा हो गया था। ये सब कुछ देख देख कर मेरे पति को भी अफसोस होने लगा था, क्योंकि हमारे बेटे ने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो नौकरी पर तो अभी भी नहीं जाता था। अभी भी वो ऑनलाइन ही काम कर रहा था। बहू का व्यवहार दिन ब दिन हमारे साथ इतना गलत होता जा रहा था कि मुझे अपनी बेटियों की कही बात समझ आने लगी थी। मेरी बेटियों ने सही कहा था कि इस लड़की का चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर मैंने अपनी बेटियों की उस समय एक न सुनी थी। रीना से तो मेरी कभी कभी बात हो जाया करती थी, लेकिन ईशा, वो तो जब से शादी करके गई थी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। एक दिन मेरे पति कहने लगे कि हमें ईशा से मिलना चाहिए। कई दिन हो गए हैं जब से उसकी शादी हुई है, वो यहाँ वापस आई ही नहीं है। सोनिया हम दोनों को खाना भी बहुत मामूली सा दिया करती थी। घर के हालात बहुत ज्यादा तंग होते जा रहे थे। सोनिया का कहना था कि आपका बेटा कुछ कमाकर लाता ही नहीं है, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। अब अचानक ऐसा भी क्या हो गया था कि घर में तंगी के दिन आ गए थे। सोनिया हमें बात बात पर ताने देती रहती थी, बातें सुनाती रहती थी, कहती थी कि जब बेटा किसी लायक नहीं था तो मुझे इस घर की बहू बनाने की क्या जरूरत थी। ऐसी बातें वो सिर्फ अकेले में ही कहा करती थी। अपने पति के सामने तो वो बहुत अच्छी और शरीफ बनकर रहती थी। मैंने सोनिया से कहा था कि मुझे ईशा का मोबाइल नंबर दे दो, क्योंकि जिस समय ईशा की शादी हुई थी तब पता चला था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ईशा दुबई चली गई है। लेकिन सोनिया ने नंबर देने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है और कहाँ नहीं। मैंने कहा, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ईशा तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे पास तुम्हारे भाई का नंबर तो होगा ही ना। उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास अपने भाई का भी कोई नंबर नहीं है। मैंने रवि के पापा से कहा कि चलिए ना, हम सोनिया के घर चलते हैं, वहां से हमें ईशा के बारे में कुछ पता चल जाएगा। हम लोग अगले दिन जैसे ही सोनिया के मायके गए तो वहां जाकर हमें एक नई खबर सुनने को मिली थी। हमने जब उनसे कहा कि हमें अपनी बेटी से बात करनी है, आपके पास तो जरूर अपने बेटे का मोबाइल नंबर होगा। उन्होंने हमें ईशा के पति का मोबाइल नंबर दे दिया था। हमने जैसे ही उस पर कांटेक्ट किया तो ईशा के पति ने कॉल उठाई थी। हमने पहले उससे हालचाल लिए और फिर ईशा के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि आपकी बेटी तो दुबई आने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तो वो कहने लगा, आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? ये सवाल अपने आप से करो, आपने अपनी बेटी की ऐसी ही परवरिश की थी। उसने मुझे फोन पर ढेर सारी बातें सुनाई। हम दोनों पति पत्नी अपना उदास और लटका हुआ चेहरा लेकर घर वापस आ गए थे। हमने सोच लिया था कि हम इस बारे में रवि को बताएंगे, वो ईशा को तलाश करेगा। भला उस अनजान देश में हमारी बेटी कहाँ गायब हो गई। अभी हम लोग घर आए ही थे कि हमने देखा कि घर में पुलिस मौजूद थी। हम लोग घबरा गए। मेरे पति ने कहा, क्या हुआ है? तो पुलिस वालों ने बताया कि आपका बेटा कहाँ है? घर में तो नहीं है, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं, हमें आपका बेटा चाहिए। मैंने कहा, मगर ऐसी भी क्या बात हो गई है? वहां पर पुलिस ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी मौजूद थे और उन लोगों का कहना था कि हमें हमारे पैसे चाहिए। मैं और मेरे पति ये सब कुछ देखकर बहुत डर गए थे। मेरे पति ने जब पुलिस से पूरी बात पता की तो पता चला कि रवि काफी समय से किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर पैसा लगा रहा था और उस वेबसाइट पर पैसा लगाकर उसे डबल पैसे कमाकर प्रॉफिट हो रहा था।
इसमें उसे क्वांटिटी के हिसाब से अमाउंट डालना था। उसके पास पैसे नहीं होते तो वो लोगों को डबल पैसे होने का लालच दिया करता था और फिर वो पैसे वेबसाइट पर लगा दिया करता था। शुरू शुरू में तो उसे इस वेबसाइट पर काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद उसको नुकसान होने लगा। तभी तो हमारे घर में तंगी आने लगी थी। लेकिन जितने लोगों से उसने पैसा लिया था उन लोगों का पैसा उसने अभी तक लोगों को वापस नहीं किया था। काफ़ी समय से वो लोगों को समझा बुझाकर यही कह रहा था कि वो उनका पैसा वापस कर देगा, लेकिन अब उसे ऑनलाइन काम में फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये वेबसाइट एक तरह का गेम थी। इस गेम में पैसे लगाने से पैसे डबल हो रहे थे। मेरा बेटा इतना गलत काम कर रहा था, हमें तो इस बारे में कभी कुछ खबर हुई ही नहीं थी और ना हमने इस बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश की। वहाँ पर मौजूद भीड़ का कहना था कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए और अगर पैसे नहीं मिले तो हम रवि को जान से मार डालेंगे। मगर रवि तो घर में मौजूद ही नहीं था और वो लोग रवि के इंतजार में न जाने कब तक वहाँ पर खड़े रहे थे। मेरे पति को भी लगता था कि उनका बेटा इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता, लेकिन बात सच थी कि हमारा बेटा साइबर ठग बन चुका था। मगर वो भी ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस वेबसाइट पर वो पैसा लगा रहा है वो वेबसाइट फेक है और काफ़ी सारा पैसा वसूलने के बाद वो वेबसाइट बंद हो गई थी और उसमें जितने भी लोगों ने इस दौरान पैसा लगाया था वो सारे ही लोग नुकसान में आ गए थे। मेरे बेटे के पास खुद का अपना इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो दूसरे लोगों से उधार मांगने लगा था और उनको भी लालच देने लगा था कि कुछ दिनों बाद मैं आपको आपके पैसे डबल करके दूंगा। इस लालच में लोग उसे पैसे दे दिया करते थे और अब जब मेरे बेटे ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया और उसे घर से गायब हुए 24 घंटे गुजर गए तो लोग उसे तलाश कर करके पागल हो गए थे। इसलिए वो हमारे घर पर उसे ढूंढने के लिए आए थे और अपने पैसों की डिमांड कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बहुत बड़ी रकम थी, उन्होंने तो पुलिस स्टेशन जाकर रवि के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था। मगर 2 दिन गुजर गए थे, रवि नहीं आया था और ना ही उसकी कॉल लग रही थी। जिन लोगों ने रवि को पैसे दिए थे वो लोग घर आकर बहुत हंगामा कर रहे थे। इधर मेरी बेटी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ मेरे बहू बेटे गायब थे। मेरे पति पर सब लोग आरोप लगा रहे थे कि आपने पैसे लेकर अपने बेटे और बहू को भगा दिया। इधर हम लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था। मैं अपनी बेटी की फिक्र में घुली जा रही थी। मेरे पति ने रवि और उसकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो उन दोनों को तलाश कर ही लेंगे। हमारे पूरे मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही थी। बदनामी के डर से मेरे पति ने तो अब घर से निकलना ही बंद कर दिया था। रीना भी ये सब कुछ देखकर और सुनकर घर आ गई थी। मैंने जब रीना को ईशा के बारे में बताया तो उसके पति ने हमारी बहुत मदद की थी। उसके पति का एक दोस्त दुबई में काम करता था, उसने वहां ईशा का पता लगवाया और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी। लोगों ने हमें इस कदर परेशान कर दिया था कि हम तंग आ गए थे। मेरे पति तो इसी टेंशन में बीमार पड़ गए थे। लोग बार बार हमारे घर में आते तो रवि की तलाशी लिया करते थे, मगर वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। हमने उसके हर दोस्त, रिश्तेदार और हर जगह उसे तलाश कर लिया था। पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। 2 दिन बाद पुलिस ने रवि और सोनिया को अरेस्ट कर लिया था। वो दोनों वहां छुपे बैठे थे। जब वो लोग वहां से पकड़े गए तो पुलिस ने उनसे बयान लिए। रवि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। रवि खुद तो यहाँ से भागी गया था, मगर अपनी पत्नी को भी साथ लेकर चला गया था। इसमें सोनिया की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। उधर दुबई पुलिस ने ईशा को हर तरह से ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि दुबई में सिर्फ ईशा ही गायब नहीं हुई थी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो इन 3 महीने में गायब हो चुकी थी और वो सभी लड़कियां इंडियन थीं। दुबई पुलिस लड़कियों के गायब होने पर जांच पड़ताल कर रही थी, जिसमें पता चला था कि इंडिया की लड़कियां दुबई लाकर बेची जा रही है और ईशा को बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। ये खबर जब हमें पता चली तो हम लोग दहल कर रह गए थे। मुझे पता था कि जरूर मेरी बहू को ये सब कुछ पता होगा, लेकिन जब सच मेरे और मेरे पति के सामने आया तो हमारे होश उड़ गए थे। दरअसल मेरे बेटे ने ही बता दिया था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो गलती ये थी कि उसने अपनी ही बहन को दुबई में बिकवा दिया था। उसने जानबूझकर अपने साले के साथ मेरी बेटी की शादी करवाई थी। लड़का दुबई में काम करता था, अच्छी कमाई करता था, इसलिए हमने ईशा की शादी उसके साथ कर दी थी। मगर हमें ये नहीं पता था कि वो दुबई में आखिर कौन सा काम करता है।
वो शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी को दुबई लेकर चला गया था और वहां जाने के बाद उसने ईशा को बेच दिया था और उसके प्रॉफिट के आधे पैसे उसने अपनी बहन को भिजवा दिए थे। सोनिया एक दिन इस बारे में अपने भाई से फोन पर बात कर रही थी और उसके पास इतने सारे पैसे देखकर रवि को भी उस पर शक होने लगा था, क्योंकि रवि के दिमाग में सोनिया ने ही ये बात डाली थी कि अपनी बहन की शादी मेरे भाई के साथ करवा दो। जब रवि ने सोनिया को ईशा के बेचने वाली बात उसके भाई के साथ करते हुए सुन ली तो उसने अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उसकी पत्नी ने उसे वो पैसे दिखाए जो उसे ईशा को बेचने के बाद मिले थे। पैसे देखकर रवि की आंखों में लालच उतर आया था और उसने वो वाले पैसे भी इसी काम में लगा दिए थे, मगर वो वेबसाइट अचानक बंद हो गई और जितने भी पैसे मेरे बेटे ने लगाए थे उसे उस सब में नुकसान हो गया। मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसकी सारी सच्चाई खुलकर हमारे सामने आ गई थी। उसकी पत्नी भी बहुत चालाक औरत थी। अब हम दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ था कि जिस बेटे पर हमें सारी जिंदगी गर्व रहा उस बेटे ने हमारा सर झुका दिया था, और बेटियां जिन्होंने हमेशा हमारे सामने सर झुकाकर रखा वही हमारी गलती का शिकार हो गई। मेरी बड़ी बेटी के पति ने बड़ी कोशिश की और किसी भी तरह दुबई से ईशा को बुलवा लिया था, क्योंकि वो दुबई चला गया था और वहां जाकर उसने हर चीज की जांच पड़ताल की थी। इस तरह जितनी भी लड़कियां थी वो सारी ही लड़कियां पकड़ी गईं। मेरे बेटे पर मुझे और मेरे पति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हमारे लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ गया था। उसने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। पैसे के लालच में वो इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसके पैसे भी गलत जगह लगा दिए थे। जिन लोगों के पैसे मेरा बेटा ले चुका था अब उसके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि नुकसान तो उसका भी हुआ था, लेकिन वो लोग उसे सजा दिलवाना चाहते थे। हमारे पास भी कोई पैसा नहीं था जिससे हम अपने बेटे को बचा सकते। ऊपर वाले की कृपा थी कि ईशा घर वापस आ गई थी। हमने सोनिया और रवि को उसके हाल पर छोड़ दिया और फिर हम अपनी बेटी को लेकर वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इस हादसे से मुझे और मेरे पति को एक सीख मिल गई थी। बेटों को हमेशा अहमियत देने वाले लोग कभी कभी बेटों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें वो भी करने देते हैं जो गलत होता है और वो भी करने देते हैं जो सही होता है। हमें बच्चों को बराबर से प्यार देना चाहिए, बेटियों से भी प्यार करना चाहिए और बेटों से भी बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, जबकि बेटों से भी कहना चाहिए कि अपनी बहनों की इज्जत करो। मेरे बेटे ने उस नौकरानी के साथ भी गलत किया था। अगर उस समय मैं अपने बेटे का आरोप ना छुपाती तो आगे मेरा बेटा शायद और गलती ना करता, क्योंकि उस नौकरानी और मेरी बेटी ने कहा था कि हम एक दिन अपने बेटे की वजह से ही बहुत पछताएंगे। और वक्त कुछ ऐसा ही आ गया था कि हमें अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर आकर बसना पड़ गया था। लेकिन शहर छोड़ने से पहले मैंने अपने पति को बता दिया था कि हमें शालू से जरूर मिलना होगा। हमें शालू से माफी मांगनी होगी, क्योंकि शालू के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती सिर्फ रवि की नहीं बल्कि मेरी भी गलती बराबर से है। हम लोग जब शालू के घर उससे माफी मांगने के लिए चले गए थे, मुझे शालू के घर का एड्रेस पता था। वहां जाने के बाद मुझे उसके परिवार से पता चला कि उसकी शादी हो गई है और उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हुई है। वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है। उसके घर वाले बहुत गरीब थे। उन लोगों को हमने कुछ नहीं बताया था। हम लोग पहले ही काफी शर्मिंदा थे, मगर हमें खुशी हुई थी कि वो लड़की अच्छी जगह गई है। मगर हमारे साथ तो बहुत बुरा हो चुका था। हम लोग शर्मिंदा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरी बेटी रो रो कर कह रही थी कि आपका किया ही मेरे आगे आया है, क्योंकि आपने और आपके बेटे ने जो किया उसकी सजा मुझे मिली। मैंने अपनी बेटी से भी माफी मांग ली थी। मैं और मेरे पति को सीख मिल चुकी थी कि जो लोग बेटा समझकर बेटों की गलतियों को बढ़ावा देते हैं वो अपने आने वाले बुरे वक्त की तैयारी कर रहे होते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छी सीख देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।